Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is second lecture of first chapter of physics, unit, dimension and measurement. सबसे पहले मैं आपको अलायंस एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि अलायंस एजुकेशन इज स्टार्टिंग ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्लस क्लासरूम प्रोग्राम. यू कैन रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे मैं आपको उसके बारे में पहले समझा देता हूँ. आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ नोट्स एंड वर्कशीट PDF जो आप वीडियो में देख रहे हैं. सो वहाँ पर जो हैंड रिटन नोट्स है उसका PDF आपको भेज दिया जाएगा. एट द सेम टाइम चैप्टर के जो नोट्स एंड PDF है, वर्कशीट्स है, वो आपको भेज दी जाएगी सो दैट आपको अलग से कोई बुक्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल बी कंडक्टिंग वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड we will be available for online guidance and doubt session on video call. We focus on concept clearing and to the point explanation for easy remembrance of the student. So आपको एडमिशन रिगार्डिंग या अलायंस एजुकेशन रिगार्डिंग और जो कोई भी जानकारी चाहिए आप उसके लिए गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो. सो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. सो लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में देखा था. सो हमने देखा था कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है जैसे लेंथ, मास और टाइम. सो इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होनी चाहिए आज हमें उसके बारे में देखना है एंड हम डायमेंशंस के बारे में चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ को कैसे डिफाइन किया गया. सबसे पहले इनिशियली लेंथ को डिफाइन करने के लिए 1791 में जो अप्रोच लिया गया था मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि अर्थ पे पोल से लेके इक्वेटर तक का जो डिस्टेंस है उसका 1/10 मिलियंथ पार्ट जो है उसको 1 मीटर डिफाइन किया गया. उसे 1 मीटर डिफाइन किया गया. 1 मीटर किसे डिफाइन किया गया? पोल से इक्वेटर तक का जो पाथ था उसका 1/10 मिलियंथ पार्ट जो है उसे 1 मीटर डिफाइन किया गया. बट ये डेफिनेशन अर्थ को कंसीडर करके बनाई गई. हम इसे यूनिवर्स में अप्लाई नहीं कर सकते थे. देन उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेस लिए गए. देन आफ्टर दैट सेकेंड अप्रोच में क्या किया गया, 1960 में यहां पर एक एलिमेंट है क्रिप्टॉन 86. सो क्रिप्टॉन 86 जो है इसमें से रेडिएशन जो हो रहा था, ऑरेंज रेड लाइट का रेडिएशन, इसमें से जो रेडिएशन हो रहा है इट इज ऑफ ऑरेंज रेड लाइट. सो कहा गया इसकी 1650763.73 वेवलेंथ जो है, इसकी इतनी जो वेवलेंथ है सो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो डिस्टेंस को 1 मीटर डिफाइन किया गया. बट यहाँ पे अगेन हमने एक एलिमेंट को लिया था. सो स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ और मोर एक्यूरेट हमें चाहिए था. सो उसके लिए फिर आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का थ्योरी आया था उस टाइम पे अराउंड 1983 में. तब क्या किया गया, एक पोस्टुलेट में दिया हुआ था कि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्या दिया हुआ था उसमें दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है. तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है एंड इट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड. इतना स्पीड होता है लाइट का. सो इतना ही इसका स्पीड है. अब स्पीड मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन यहां पे क्या होता है? टाइम. तो हमारे पास एंड क्या कहा गया कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 299,792,458 मीटर पर सेकेंड. सो यहां पर जो लाइट ट्रैवल कर रही थी 1 सेकेंड में, सो 1 सेकेंड में इसका स्पीड इतना है. तो इसको अगर हम इसी नंबर से डिवाइड कर दे तो हमें 1 मीटर मिल जाएगा. इसको इसी से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा आंसर. सो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट की न्यू डेफिनेशन है, मीटर की न्यू डेफिनेशन है कि लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,7792,458 पार्ट्स ऑफ सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में जितना
डिस्टेंस लाइट कवर कर रही है 1 सेकंड में, जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उस डिस्टेंस को हम इतने से डिवाइड कर देंगे। सो यहां पर कहा गया है, सी 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, सो 1 सेकंड के इसी फ्रैक्शन में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। हमें पता है 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 299,792,458 मीटर। सो 1 मीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1/299,792,458। सो इतने सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 1 मीटर। इस तरीके से मीटर को डिफाइन किया गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन डेफिनेशन ऑफ मास। मास की डेफिनेशन, इनिशियली मास को कैसे डिफाइन किया गया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर जो है इसका क्यूब बनाया गया, इसको फ्रीज किया गया। 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर जो है इसको क्या किया गया, फ्रीज किया गया। एंड फ्रीज करने के बाद जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पे वो पहुंच जाता है, तब उसका जो वेट था उसे कहा गया 1 kg। बट अगेन टेम्परेचर और प्रेशर वैरी हो रहा है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा था। सो इसीलिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए थी। सो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो कि फ्रांस में है, जो कि कहां पर है, फ्रांस में है, वहां पर एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का सिलेंडर बना के रखा हुआ है। एंड कहा जाता है कि इसका मास जो है इट इज 1 kg, तो इसको स्टैंडर्ड मास कहा गया है। सो एनी मास इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड एज 1 kg। सो 1 kg मास डिफाइन करने के लिए जो सिलेंडर बनाया गया है वो किस अलॉय का बना हुआ है, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ है। एंड ये कहां पे रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। एंड एटॉमिक स्केल पे 1 kg को कैसे डिफाइन किया जाता है, कार्बन 12 जो है, मतलब जो नॉर्मल कार्बन है, नेचुरल कार्बन, उसके 5.0188 इंटू 10^25 एटम्स का जो वेट है, इतने एटम्स के वेट को कहा जाता है 1 kg। तो ये डेफिनेशन हो जाती है एटॉमिक स्केल पे। सो ये जो अलॉय है आप यहां पर देख सकते हैं, एंड एक्चुअल में ये इस तरीके से रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये सिलेंडर है। सो इसका वेट कितना कंसीडर किया जाता है, 1 kg। देन नेक्स्ट है टाइम। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। सो सीजियम जो है इसका 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑसिलेट होता है। क्या होता है, ऑसिलेट होता है। सो वहां पे ट्रांजिशन होते हैं, मतलब वाइब्रेशन होता है। ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, देन वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ऐसे केस में इसमें से रेडिएशन होता है। इसमें से क्या होने लगता है, ये एनर्जी रेडिएट करता है। सो एनर्जी रेडिएट करता है। सो कहा गया है कि 1 वाइब्रेशन में 1 वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। सो इसके 9192631770 वाइब्रेशन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, उस टाइम को 1 सेकंड डिफाइन किया गया है। सो 1 सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा एलिमेंट लिया गया, सीजियम। सीजियम 133 एटम, जिसका एटॉमिक नंबर 55 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके कितने वाइब्रेशंस कहे गए हैं इलेक्ट्रॉन के, सॉरी इलेक्ट्रॉन से वाइब्रेशन के, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन के वजह से जो वेव तैयार हो रही है, उस वेव के कितने वेव नंबर के बराबर कहा गया है, 9192631770। सो इतने बार जब वो ऑसिलेट होगा, मतलब इतनी वेव जब जनरेट होगी, सो उस टाइम को कहा जाएगा 1 सेकंड। तो आप सोच सकते हो 1 सेकंड कितना फास्ट होता है। हमें पता है 1 सेकंड क्या है, बट उसको डिफाइन करने के लिए कुछ तो स्टैंडर्ड चाहिए था, तो इसलिए इस तरीके से उसे डिफाइन किया गया है। सो लेंथ के डिफरेंट यूनिट्स है। जैसे हमें पता है कि एटॉमिक रेडाई या एटॉमिक रेडियस जो है कितना होता है, एटॉमिक रेडियस इज 10⁻⁻10 मीटर। सो ये बहुत स्मॉल यूनिट हो जाता है, इसलिए इसे हमने डिफाइन किया, इट इज 1 एंगस्ट्रॉम नॉट। देन न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, इट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो ये भी बहुत स्मॉल हो गया।
तो इसे कहा जाता है 1 फर्मी। एंड 1 लाइट ईयर, लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे कहा जाता है 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। सो रिमेंबर, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लाइट ईयर इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट है लाइट ईयर। सो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट है। 1 माइक्रोन इज 10 पावर -6 मीटर। सो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको हाईलाइट करके वैसे बता दिए हैं। देन मास, मास के भी यहाँ पे डिफरेंट यूनिट दिए हुए हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg। देन चंद्रशेखर यूनिट, इट इज 1.4 times the mass of the sun, which is equal to 2.8 into 10 power 30 kg, and 1 metric ton is 1000 kg and 1 quintal is 100 kg। देन टाइम, टाइम के भी डिफरेंट यूनिट है। जैसे अर्थ एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तब उसे हम 1 ईयर कहते हैं। देन यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए, लूनार मंथ दिया हुआ है, सोलर डे कहा गया है। सो आप एक बार इसे रीड कर लीजिए, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना नोट्स जब आपको मिल जाएंगे। सो मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। मैं आपको पहले डायमेंशन समझा देता हूं कि डायमेंशन लिखे कैसे जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, मास, लेंथ एंड टाइम, इन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। सो मास का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं एंड यहाँ पे लिखा जाता है MLT। अब मास, मास सपोज हम किसी का मास देख रहे हैं तो उसका यूनिट क्या रहेगा, kg। सो इसको डायमेंशन में लिखने के लिए, क्योंकि kg है, kg के पावर में कुछ नहीं इसलिए 1 है, तो इसलिए M1 L0 T0। M स्टैंड फॉर मास, L स्टैंड फॉर लेंथ, T स्टैंड फॉर टाइम। देन लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो अगर किसी का यूनिट मीटर है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिट में कहीं पे भी मास आया है क्या, नहीं, मीटर के पावर में क्या है 1, तो ये हो जाएगा M0 L1, क्योंकि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, एंड T0। एंड टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। सो यहां पर MLT, क्योंकि टाइम सेकेंड के पावर में कुछ नहीं इसलिए 1 है, तो यहां पे हो जाएगा T1 L0 एंड M0। वही अगर हम एरिया की बात करें, सो व्हाट इज एरिया, इट इज लेंथ L इंटू बी या साइड स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सो MLT हम लिखते हैं। M स्टैंड फॉर मास, एरिया के यूनिट में मास है क्या, नहीं, तो मास के पावर में आएगा 0। मीटर दिया हुआ है, मीटर क्या है, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ का पावर कितना है 2, तो यहाँ पे L पावर हम लिखेंगे 2, एंड T है क्या, नहीं। सो इस तरीके से डायमेंशन हम लिखते हैं। सो एंड वही बात अगर हम करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब के लिए क्या होगा, M0 L3 T0, ये होगा वॉल्यूम का डायमेंशन। सो यहां पर क्या कहा गया है, व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे हमने ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया। इट इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। हम देख रहे हैं कि पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में हम इसे लिख रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में वो नंबर लिख रहे हैं, यूनिट का नंबर लिख रहे हैं, तो इससे हमें मिलता है डायमेंशन। सो डायमेंशन को और बेटर वे में हम समझते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डायमेंशंस एग्जाम में आते हैं एंड इससे रिलेटेड डायमेंशन के एप्लीकेशन भी है जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने हैं। उसके लिए आपको डायमेंशन समझना बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। व्हाट इज स्पीड, स्पीड बताता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर, सेकेंड को ऊपर लेकर जाएंगे तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। सो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सो इसका डायमेंशन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में MLT लिखेंगे। यूनिट में कहीं पे kg है क्या, नहीं, kg रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट करेगा मास, तो यहाँ पे 0। लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर, इसके पावर में कुछ नहीं इसलिए 1, सो L पावर 1, एंड टाइम सेकेंड है,
सेकेंड का पावर है -1 तो टी पावर हो जाएगा -1। समझ में आया आपको? अब एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर रिमेंबर, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन स्पीड इज व्हाट? v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। सो v2 माइनस v1 का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या लिखेंगे हम? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड पावर -2। सो इसका डायमेंशन हो जाना चाहिए mlt, हम लिख लेंगे यहाँ पर मास पावर 0, लेंथ मीटर से डिनोट हो रहा है, इसके पावर में 1 है L1, एंड टाइम सेकेंड से रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकेंड के पावर में -2 है तो t पावर -2। देन व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम मीन्स, यहां पर मोमेंटम की डेफिनेशन में लिख देता हूं। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके प्रोडक्ट को कहा जाता है मोमेंटम। सो मास का यूनिट है केजी और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो ओवरऑल यूनिट को हम अच्छे से लिख लेंगे मीटर, केजी, मीटर, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड को ऊपर भेज दिया तो इसका डायमेंशन हो जाना चाहिए mlt, हम लिखेंगे। इस बार केजी आया, केजी जो है ये मास का यूनिट है, सो मास के पावर में 1 आ जाएगा, मीटर, लेंथ के पावर में भी 1, सेकेंड इनवर्स, टाइम के पावर में आ जाएगा -1। देन इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल? सो इम्पल्स क्या होता है? कभी आपने नेल के ऊपर हैमर मारा है, सो हैमरिंग के वजह से एक हमने देखा है कि जैसे ही नेल अंदर जा रहा है, सो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स लग रहा है। सो यहां पर फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये हम बहुत इजी वे में इसे समझ रहे हैं। फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसे कहा जाता है इम्पल्स। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो यहां पर फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। इसे इम्पल्स कहा गया है। इसे क्या कहा जाता है? इम्पल्स। तो इम्पल्स इज व्हाट? बेसिकली इट इज चेंज इन मोमेंटम। सो इसके लिए हम कहेंगे अगर इम्पल्स आता है तो इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, इट इज फोर्स इंटू टाइम। सो फोर्स इंटू टाइम हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले फोर्स का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। तो चलो हम सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सो फोर्स मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी न्यूटन की डेफिनेशन है, इट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, यही। सो मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास डेफिनेशन है। अब मास को m लिखेंगे, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। मास को kg लिखते हैं, उसका यूनिट। सो kg मीटर, सेकेंड पावर -2। सो इसका डायमेंशन क्या हो जाना चाहिए? mlt। kg पावर 1 है इसलिए m1, मास का मीटर पावर 1 है इसलिए l1, एंड सेकेंड पावर -2 इसलिए t-2। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अब आ जाते हैं हम वापस से डायमेंशन ऑफ मोमेंटम की ओर। सो I इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। सो अभी तो हमने देखा कि फोर्स का डायमेंशन क्या आ रहा है? m1 l1 t-2 एंड इंटू टाइम का डायमेंशन क्या होना चाहिए? t1 होना चाहिए। सो यहाँ पर रिजल्टेंट डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर तो अगर हम दो डायमेंशन यहाँ पे इंटू में रख रहे हैं, सो m1 l1, लॉ ऑफ इंडाइसेस, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे इंटू में। सो -2 एंड 1 क्या हो जाएगा? -1। इस तरीके से भी हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रेशर। सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर? सो सबसे पहले हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज व्हाट? इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो व्हाट इज यूनिट डायमेंशन ऑफ फोर्स? अभी हमने फाइंड आउट किया है, इट इज m1 l1 t-2, एंड डायमेंशन ऑफ एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सो इट शुड बी l पावर 2। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो l पावर 2 हो जाएगा।
अब लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा लेंगे हम यहाँ पे। सो m1 L पावर 1 माइनस 2 डिवाइड में है तो सब्सट्रैक्ट होगा पावर, 1 माइनस 2 होता है -1 एंड T पावर -2। तो ये होगा यूनिट डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब उसके बाद ये तीन क्वांटिटीज के लिए भी हमें देखना है कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डायमेंशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखी जाती है, ये इसका एरर है। इट इज वन ऑफ द एरर ऑफ डायमेंशन कि इससे हमें कांस्टेंट नहीं पता चलता है। सो कांस्टेंट तो डायमेंशन में देखना नहीं है। सो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? इट इज m1 एंड वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? अभी हमने प्रीवियस इसमें देखा है, वेलोसिटी मींस मीटर पर सेकंड। सो मास 0 हो जाएगा L1 T पावर -1। सो ओवरऑल सॉल्व करने पे हो जाएगा मास 1 + 0 1 L1 T, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर करना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर चाहिए था। तो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, m1 एज इट इज रखा हमने, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे m0 L2 T पावर -2। अब सो m पावर 1 + 0 1 L पावर 2 T पावर -2, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एंड रिमेंबर, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट। तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं क्योंकि तीनों एनर्जी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्क डन इज द मेजर ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो तीनों के डायमेंशन हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर चाहे हम किसी भी चीज के लिए देख रहे हो तो कोई भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। अब बात करते हैं हम पावर की। सो पावर के केस में क्या होगा? व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। सो व्हाट इज वर्क डन? वैसे तो मैंने बताया वर्क डन का डायमेंशन यही आना चाहिए, बट हम डेफिनेशन से भी देख लेते हैं ना। वर्क डन मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स का डायमेंशन हमारे पास है, इट इज m1 L1 T -2 एंड टाइम का डायमेंशन होता है T पावर 1 एंड डिवाइड बाय क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस का हो जाएगा L पावर 1 एंड टाइम का डायमेंशन होगा T1। सो ओवरऑल ये हो जाएगा m1 L1 एंड L1 L2 एंड यहां पर T पावर -2 डिवाइड बाय T है। अब ये देखिए, ये और ये सेम आया है, मतलब वर्क डन का भी डायमेंशन एनर्जी के बराबर ही होता है। सो ओवरऑल हमारे पास मिलता है m1 L2 T पावर -2 अपॉन T पावर 1 इज व्हाट? T पावर -3। ठीक है। सो इस तरीके से हमें मिलता है पावर का डायमेंशन। एंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आ चुका है वैसे एग्जाम में। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, उसके लिए हमें बेसिक लॉ पता होना चाहिए। आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, फोर्स इज गिवन बाय gmm अपॉन r²। सो इसमें g क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो फॉर्मूला हम रीअरेंज करते हैं इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो g इज इक्वल्स टू हो जाएगा fr² डिवाइडेड बाय m इंटू एम। सब इनके रिस्पेक्टिव डायमेंशन हम लिखते हैं। f का डायमेंशन होगा m1 L1 T -2, r का डायमेंशन होगा, r इज लेंथ, सो L1 बट उसका स्क्वायर है, डिवाइड बाय मास इंटू मास मतलब kg का स्क्वायर होगा। सो kg स्क्वायर मीन्स m पावर 2। अब लिख लेते हैं इसे अच्छे से, m पावर 1 -2 इज -1, 1 इंटू 2 2 2 + 1 3 L पावर 3 एंड T पावर -2। सो ये होगा डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब उसके बाद हम कुछ डिफरेंट डायमेंशन देखते हैं, हीट, एंड उसके बाद 2-3 डायमेंशन हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पेशेंस बनाए रखिए एंड कंसंट्रेशन लूज मत होने दीजिए, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीटली इजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि कंप्लीटली डायमेंशन पे बेस्ड ही चैप्टर है। सो इसमें है डायमेंशन रिलेटेड टू हीट। सबसे पहले आता है टेम्परेचर। हमने देखा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसमें टेम्परेचर भी एक था। सो डायमेंशन में हम टेम्परेचर भी इंक्लूड करते हैं। तो टेम्परेचर का डायमेंशन हो जाता है m L T थीटा।
अब यहाँ पर m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 एंड थीटा पावर 1, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या आता है, थीटा पावर 1। अब उसके बाद टेम्परेचर हो गया। हीट, हीट इज व्हाट, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही हीट का होगा, इट इज m1 l2 t माइनस 2। बट इसके पहले हीट के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा एक और क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। सो यहां पे इसे थर्ड नंबर दिया तो इसे हम फोर्थ दे देते हैं, स्पेसिफिक हीट। सो स्पेसिफिक हीट होता क्या है, इसके डेफिनेशन में आपके लिए लिख देता हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, पर यूनिट मास require to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, बट कितना ऑब्जेक्ट, यूनिट मास का, मतलब 1 केजी मटेरियल दिया हुआ है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जितनी हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस हीट को कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा ई बाय एम डेल्टा थीटा। व्हाट इज डेल्टा ई, इट इज चेंज इन टेम्परेचर, इट इज चेंज इन, सॉरी डेल्टा ई क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस रिक्वायर पर यूनिट मास पर यूनिट केजी, तो डेल्टा ई रहेगा चेंज इन एनर्जी, इट इज चेंज इन एनर्जी डिवाइड बाय एम रिप्रेजेंट करेगा मास एंड डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सो यहां पर चेंज इन एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन हीट के बराबर ही रहेगा, यहां पे डायमेंशन हम लिख लेंगे m1 l2 t माइनस 2। मास, मास का डायमेंशन क्या होता है m1 एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है थीटा 1। सो अब ओवरऑल हम लिख लेंगे इसे, यहां पर ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है कि m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है इसलिए, सो m पावर 0 देन l पावर 2 t पावर माइनस 2 एंड थीटा पावर -1, थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर -1। ये होगा डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। देन उसके बाद हम देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज प्लैंक कांस्टेंट, वी नो एनर्जी इज गिवन बाय h न्यू, एनर्जी ऑफ लाइट इज गिवन बाय h न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, t पावर -1 फ्रीक्वेंसी का। अब सो हमें प्लैंक्स कांस्टेंट एच बताना है, इट इज ई बाय न्यू, तो एनर्जी का डायमेंशन यही हम लिखेंगे। सो एनर्जी इज गिवन बाय m1 l2 t माइनस 2 एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय t पावर -1। सो ओवरऑल हमें मिलेगा m1 l2 t पावर -2 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सो -2 + 1 हमें मिलेगा -1, तो ये रहेगा डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। देन ये लास्ट है, मींस हमें और टोटल 4 डायमेंशन देखने हैं इसके बाद, ये लास्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। सो हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, हमने देखा था इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। सो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, इट शुड बी m0 l0 t0 एंड एम्पियर का a पावर 1। सो इलेक्ट्रिक करंट को हम डायमेंशन में a पावर 1 लिखते हैं। रिमेंबर चार्ज जो है वो फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल है करंट। सो करंट को हम एम्पियर उसका यूनिट है, तो a पावर 1 हम डायमेंशन में लिखते हैं। तो वैसे ही अगर हमें चार्ज का डायमेंशन बनाना है, सो चार्ज को क्या लिखा जाता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट को हम कहते हैं इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सो इससे चार्ज का डायमेंशन क्या बन जाता है, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। सो करंट का डायमेंशन था a1 और टाइम का डायमेंशन है t1, सो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लिख सकते हैं m0 l0 t1 a1। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मीन्स चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहते हैं। सो वर्क डन इज एनर्जी, सो यूनिट होगा m1 l2 t माइनस 2
एंड चार्ज का यूनिट हमने देखा इट इज T1 एंड a पावर 1, सो कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा M1 L2 T पावर -2 एंड 1 नीचे है, 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो रिजल्टेंट -3 एंड A1 ऊपर जाएगा तो a पावर -1. देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको इसका डायमेंशन पता होना चाहिए. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता क्या है. मैं आपके लिए लिख देता हूं एंड फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं. इट रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी of a vacuum to permit electric field. ये सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पे चार्ज है एंड यहां पे वॉल है, सो आपको यहां पे करंट नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि ये वॉल इसे परमिट नहीं कर रहा है. आप वॉल को टच कर रहे हो तो वॉल आपको करंट को परमिट नहीं कर रहा है. लेकिन यहाँ पे अगर ये वॉल है एंड यहाँ पे हमने बड़ा सा मैग्नेट रख दिया एंड यहाँ पे आयरन नेल रखी, तो आयरन नेल अट्रैक्ट हो रही है, मींस ये अपने थ्रू परमिट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को. सो वैसे ही वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने थ्रू परमिट कर रहा है क्या, उस कैपेबिलिटी को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो इसे समझाने के लिए पहले मुझे आपको कूलोम्स लॉ समझाना पड़ेगा. कूलोम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, सपोज चार्ज है Q1 एंड Q2, सो दोनों के बीच के डिस्टेंस है R. सो कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा था डेफिनेशन. सो इसे कंबाइन किया उन्होंने. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q2 बाई R स्क्वायर. एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के लिए रीअरेंज करने पे हमें क्या मिलेगा, Q1 Q2 बाय 4 पाई F R स्क्वायर. 4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू है जो डायमेंशन में नहीं लिखी जाती. सो हम रिजल्टेंट का डायमेंशन लिख लेते हैं, Q1 इंटू Q2 इट इज चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा एंड चार्ज का डायमेंशन क्या होता है T1A1. सो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं. फोर्स का डायमेंशन हम लिख सकते हैं M1 L1 T पावर -2 एंड R स्क्वायर. R इज लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन होता है L, स्क्वायर इसलिए 2. अब इसे ओवरऑल सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, M1 अकेला है, ऊपर जाएगा तो -1, L1 एंड L2, L3 होगा, ऊपर जाएगा तो L पावर -3, T1 T पावर -2 सॉरी T1 पावर में क्या है 2, 1 इंटू 2 2 -2 +2 हो जाएगा, मतलब T पावर 4 एंड उसके बाद में A पावर 1 इंटू 2 A पावर 2. ये रहेगा डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है एंड इस तरीके से इसे फाइंड आउट किया जाता है. मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, क्योंकि डायमेंशन आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा और ना देखा होगा 10th स्टैंडर्ड तक, आपके लिए ये न्यू है. तो एक बार इसे फिर से रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन हम अच्छे से देखेंगे. सो अगर आपको लेक्चर PDF रिक्वायर्ड है तो आप गिवन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या हमें गिवन मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो. अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड हमारे सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंड ये स्क्रीनशॉट अलायंस एजुकेशन को टैग करते हुए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो विद द हैशटैग डिजिटल अलायंस एंड हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.